ओ न्याय दर्शन की 180वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के प्रथम आनिक के 67वें सूत्र की चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या है 176। न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, ये सूत्र है जिसे हम पढ़ रहे हैं। जो प्रश्नकर्ता ने 3 सूत्रों के माध्यम से जो अपनी बातें रखी है उसका खंडन हो रहा है। ना 3 सूत्रों में आपने जो भी बात कही है वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वो ये मानता है कि एक एक पृथ्वी का एक एक ही गुण है, बाकी संसर्ग से दूसरों के सहयोग से आते हैं। और सिद्धांत पक्ष ये है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु के जो भी गुण हैं उनके अपने हैं। ये सिद्धांत पक्ष है। ठीक है जी। अब अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बहुत सारे उदाहरण दिए यहाँ पर। पृष्ठ संख्या 176वें में आप देखेंगे अथवा, तीसरा पैराग्राफ, अथवा यहां से प्रारंभ होगा। यहीं से होगा ना? यहीं से होगा ना? सबको पता लग रहा है? तो अथवा कहकर के जो उत्तर दे रहे हैं, यानी बहुत सारे हेतु देकर के इन्होंने स्पष्ट किया है। यदि आप दूसरों के मानेंगे तो ये समस्या होगी, ये समस्या होगी। अब अंत में एक अलग दृष्टि से अथवा कहकर के विकल्प बता रहे हैं। ऐसा भी आप मान सकते हैं। क्या? पार्थिव आप्ययोः द्रव्ययोः व्यवस्थित गुणयोः प्रत्यक्षत्वात्। वो कहते हैं पार्थिव आप्ययो द्रव्यो, पृथ्वी और जल के जितने द्रव्य हैं ये व्यवस्थित रूप से इनके गुणों का प्रत्यक्ष होता है। व्यवस्थित रूप से का मतलब है, जैसे पृथ्वी को आप देखेंगे, पृथ्वी का अपना जो उसका गुण है, चाहे वो गंध के रूप में है या स्पर्श के रूप में है या रस के रूप में है, वो सब अपने स्वरूप से जैसे उनके गुण हैं उसी रूप में उनका प्रत्यक्ष होता है। और जल के भी उसी तरह होता है। तो व्यवस्थित रूप से अपने अपने उन द्रव्यों के सभी गुणों का प्रत्यक्ष होता है हमको। चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, और ये जो पृथ्वी के जो गुण हैं वो 4 गुण हैं उसके, इसलिए वो चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम। पृथ्वी ये जो द्रव्य है वो 4 गुणों वाले हैं। त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षम, और जल का जो है 3 गुण प्रत्यक्ष होता है, उसके अपने ढंग से ही प्रत्यक्ष होता है। तेना, इससे ये पता लगता है तत्कारणम अनुमीयते तथा भूतमिति। तेना, जो 4 गुणों का प्रत्यक्ष हो रहा है, जो 3 गुणों का प्रत्यक्ष हो रहा है, इससे ये पता लगता है तत्कारणम, उनका जो कारण है उसका अनुमान होता है। जब कार्य में ये गुण है तो कारण में भी है। इस बात पर ध्यान दीजिए। आप दूसरे ढंग से यहां पर पहले ये प्रक्रिया से नहीं समझाया है, पहले जो जो हेतु देकर के समझाए वो अलग ढंग से समझा है। यहाँ पर अथवा कहकर के जो समझाना चाहते हैं कि पृथ्वी और जल के जो गुण हैं वो व्यवस्थित है, उनके 4 गुण उनके अंदर व्यवस्थित है। वो चारों गुण दूसरे में नहीं होते जैसा उनके होते हैं। जल में जैसे 3 गुण हैं, वो जिस रूप में जल में वैसे दूसरे में नहीं है। वो व्यवस्थित का मतलब ये है अपने अपने गुण अपने द्रव्य के अंदर व्यवस्थित है, सिस्टमेटिकली है। इसलिए चतुर्गुणम
पार्थिवम द्रव्यम। पृथ्वी ये जो भी पदार्थ है वो चार गुणों वाले, चाहे आप शरीर को देखो, चाहे आप पेड़ को देखो, चाहे आप आम को देखो, चाहे आप वनस्पति को देखो, जिस किसी को भी देखो, पार्थिव द्रव्य है, वो सब चार गुणों वाले हैं। ऐसे त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षम, जलीय द्रव्य जो भी देखो आप वो तीनों गुणों से युक्त है। तेना, इससे ये पता लगता है, तत्कारणम अनुमीयते, इनका जो कारण है उसका अनुमान होता है। क्या अनुमान होता है? तथा भूतम, वैसा ही कारण होगा जैसे कार्य में हमको दिख रहा है। कारण में यदि ना हो तो कार्य में कैसे आएंगे? तो वो जो द्रव्य है जिसमें चारों गुण हमको प्रतीत हो रहे हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, तो उसके कारण में भी वो होंगे, ये इसका अभिप्राय है। तस्य कार्यम लिंगम, तस्य का मतलब तस्य कारणस्य कार्यम लिंगम, उस कारण का जो चिन्ह है, लिंग है, वो कार्य है। कारण को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, कारण का प्रत्यक्ष नहीं हमको, कारण में वो चारों होंगे, इसका क्या पहचान है? क्या पहचान है कि कारण में होंगे? तो कार्य ही पहचान है। लिंगम का मतलब पहचान है, चिन्ह है, सिंबल है। कार्य बता रहा है कि इसके कारण में वो चारों हैं, इसलिए तो उसमें चारों गुण दिख रहे हैं। क्यों? कारण अभावात कार्य अभावः, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को दिमाग में रखना है। वो कहते हैं कारण अभावात, यदि कारण में नहीं है तो कार्य अभाव, कार्य में भी नहीं होंगे। यदि कारण में वो गुण नहीं है तो कार्य में भी नहीं होंगे। इसलिए कहा कारण अभावात कार्य अभाव। तो इसको अलग करेंगे तो कारण अभावात ही कार्य अभाव। ही का मतलब है निश्चित रूप से कारणों में ना होने के कारण से कार्य में भी नहीं होंगे, अथवा यूं कहिए कारणों में नहीं है इसलिए कार्य में नहीं है। एवं इसी प्रकार से तेजस वायव्योर द्रव्यो प्रत्यक्षत्वात् गुण व्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्था अनुमानमिति। कहते तेजस वायव्योर द्रव्यो प्रत्यक्षत्वात्, अग्नि का भी प्रत्यक्ष होता है, वायु का भी प्रत्यक्ष होता है। तो तेजस और वायवीय द्रव्यों के प्रत्यक्ष से उनमें भी गुण व्यवस्था, उनमें भी गुणों की व्यवस्था है। अग्नि के गुण अपने ढंग से हैं, उसमें रूप भी है, उसमें स्पर्श भी है, दो गुण हैं। और वायु में केवल स्पर्श है, अपनी अपनी व्यवस्था से हैं। तो क्योंकि जब आग्नेय वस्तुओं को हम देखेंगे या वायवीय द्रव्यों को देखेंगे तो उसमें जो गुण हैं तत्कारणे द्रव्य, उसके कारण द्रव्य में भी वही गुण होंगे, ऐसा उस व्यवस्था का अनुमान होता है। स्पष्ट हो गए जी? बात स्पष्ट हो रही है? मतलब कार्यों में जब हम उन गुणों को देख रहे हैं तो कारणों में भी वो गुण होंगे, ये स्पष्ट होता है, यही अनुमान होता है, ये कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है उनके अपने ही हैं, क्योंकि उसके कारणों में है तो कार्य में भी है, और कारण तो वो एक ही है, ये याद रखना। अब मेरी ओर देखिएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण गंध तन्मात्रा एक ही है, उस गंध तन्मात्रा में वो सारे गुण होंगे ताकि उस कार्य में हमको दिख रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो कार्य में गुण हैं वो कारण में हैं, तभी तो कार्य में आएंगे, कारण में ना हो तो कार्य में नहीं आ सकते, ये इसका अभिप्राय है। अब देखिएगा, इसी बात को समझाते हुए आगे और बातें कही जा रही है। दृष्टश्च विवेकः। अब यहां विवेक का मतलब यहां ज्ञान नहीं है, विवेक का अर्थ है पृथकत्व, भेद। विवेक का मतलब है पृथकत्व। दृष्टश्च विवेकः, विवेक का मतलब है पृथकत्व, पृथकत्व, भिन्न भिन्न, भिन्नता। विवेक का मतलब है भिन्नता, पृथकत्व। किसमें?
पार्थिव आप्ययो, पृथ्वी में और जल में पृथकत्व का प्रत्यक्ष होने से पृथ्वी के द्रव्य, पृथ्वी से बने हुए जो भी द्रव्य है, ये जल से जो भी बना हुआ है, या पृथ्वी या जल ही समझ लीजिएगा, तो पृथ्वी और जल दोनों में पृथकत्व प्रत्यक्ष देखा जाता है, दोनों में भेद देखा जाता है। तो दृष्टश्च विवेक, विवेक मतलब है पृथकत्व। तो पृथ्वी और जल के पृथकत्व को प्रत्यक्ष देखा जाने से पता लगता है कि संसर्ग से नहीं आते गुण, उनके अपने ही होते हैं, ये इसका अभिप्राय है। अब इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, पार्थिवम द्रव्यम अबादिभि वियुक्तम प्रत्यक्षतः गृह्यते। पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य जो है, ये पृथ्वीय द्रव्य जो भी है, वो अबादिभि वियुक्तम, वो जलादि द्रव्यों से बिल्कुल वियुक्त है, अलग है, पृथक है, ये प्रत्यक्षता गृह्यते, ये प्रत्यक्ष से हमें अनुभव में आता है। आप्यम च पराभ्याम, और जलीय जो भी द्रव्य है या जल ही लीजिएगा, वो पराभ्याम, वो दूसरों से पृथक है। पराभ्याम का मतलब है तेजसम च वायुना, अग्नि और वायु से, ये दो हैं इसलिए पराभ्याम का द्विवचन में है, पंचमी विभक्ति है ना, पराभ्याम। तो तेजस और वायु, इन दोनों से आप्यम जल पृथक है। न च एकैक गुणम गृह्यते इति, न च एक गुणम गृह्यते, एक एक गुण गृहीत नहीं होता है। यानी तेज का तो एक ही गुण है ना आपके पक्ष में, उसका रूप गुण है, और वायु का एक गुण है, तो एक एक गुण उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है जी। तो जैसे जल में 3 गुण है तो तीनों उपलब्ध हो रहे हैं, और अग्नि में 2 गुण है तो 2 उपलब्ध हो रहे हैं, एक एक उपलब्ध नहीं हो रहा है, जितने उतने उपलब्ध हो रहे हैं, उतने का प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए निरनुमानम तु विष्टम ही अपरम परेण इत्येतद इति, इसलिए निरनुमानम, ये अनुमान आप नहीं कर सकते हैं कि विष्टम ही अपरम परेण, ये संसर्ग को प्राप्त होता है पूर्व वाला पर के साथ। ये जो पीछे सूत्र आया था ना, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। विष्टम ही अपरम परेण, संयुक्त होता है, आबद्ध होता है, जुड़ जाते हैं पूर्व वाला पर वाले के साथ, ऐसा आपने जो कहा है, ये इसका अनुमान नहीं होता। और फिर कह रहे हैं नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते, और इसमें कोई लिंग चिन्ह अनुमान कराने वाला दिख ही नहीं रहा है। ये नहीं तद एवं प्रतिपद्यमयी, जिससे हम इस बात को स्वीकार कर सकें कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके उसके गुणों को हमें दिखा रहा है, ऐसा अनुमान भी नहीं कर सकते। उनके अपने गुण हैं, इसलिए उनका अपने गुणों के रूप में ही उनका प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि जो कार्य में हो रहे हैं गुण, वो सारे के सारे कारण में होंगे, और वो कारण उसका अलग ही है। स्पष्ट हो रहा है जी। अब दिमाग क्या बना करके चलना है आपको? हम पढ़ रहे हैं न्याय को, तो न्याय वैशेषिक का दिमाग बना करके देखेंगे, ये बातें समझ में आएंगे आसानी से। और इस दिमाग में सांख्य योग के दिमाग को घुसाओगे या प्रवेश कराओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। स्वामी, जो भी हमारे स्थूल भूत हैं जिनको हम देख रहे हैं इस सारे जगत में जी, वो सारे 5 सूक्ष्म भूत, 5 भूतों से ही बने हुए हैं। जी जी, जिसको हम आकाश भी बोल रहे हैं, वायु भी बोल रहे हैं। जी जी, ऐसा मेरा मानना ठीक है? हाँ वो भी है। और यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो जो मूल पृथ्वी जल अग्नि वायु जो उसके परमाणु है उनको लेकर के कह रहे हैं। दोनों बातें हैं, जो देख रहे हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है
और जो नहीं दिखाई दे रहे उनके लिए भी कहा जा रहा है। जी, 5 तो ठीक है, 5 जो स्थूल भूत हैं वो तो बने हुए सूक्ष्म भूत से ही हैं। जी जी। और सूक्ष्म भूत की ही मतलब इसका इसमें स्पर्श गुण है, इसमें तेज गुण है, वो सूक्ष्म भूत से आ रहा है। जी जी जी। तो जब सूक्ष्म भूत से वो गुण आ रहे हैं और स्थूल भूत पांचों का, हर एक जो स्थूल भूत आज आग भी देख रहे हैं उसमें 5 सूक्ष्म भूत हैं, तो उनके गुण हमें उसमें क्यों नहीं सभी गुण हर एक चीज में दिखाई देंगे। देखिए पहले सिद्धांत को समझ लीजिएगा। देखिए एक जब बेस बना के चलता है ना व्यक्ति, वो सूक्ष्म भूतों में जाता ही नहीं है ना। न्याय वैशेषिक जो है, यही तो मैंने अभी बोला था आपको, जी सूक्ष्म भूतों का विषय ही नहीं, ये तो स्थूल भूत ही बेस मान करके चल रहे हैं। उसके पीछे कुछ है ही नहीं इनके लिए, उसको विषय ही नहीं बना सकते। हम यहीं से चल रहे हैं कि स्थूल भूत ही रॉ मटेरियल है। अच्छा, अब ऐसा है तो ठीक है स्वामी जी, हाँ, मुझे नहीं था इतना सा। नहीं, यही तो ये जी, क्योंकि यहाँ पर स्थूल भूत ही रॉ मटेरियल है, उसके पीछे जाते ही नहीं है। न्याय वैशेषिक, ये याद रखना सभी लोग, न्याय वैशेषिक स्थूल भूतों को ही रॉ मटेरियल मानते हैं, अंतिम चीज मानते हैं। उसके आगे वो व्याख्या ही नहीं करना चाहते, उनका विषय ही नहीं है। जैसे आज का साइंटिस्ट बोलता है ना, देखो जी आत्मा मेरा विषय नहीं है, इसलिए वो आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। साइंस में आत्मा है नहीं है, साइंस में जो है उसी की व्याख्या करेगा वो। तो ऐसे ही इन्होंने अपना बेस इतना ही बनाना है कि हमको स्थूल भूतों को आधार बनाना है, इसके आगे की बात करना है, उसके पीछे की कोई बात हमें नहीं करना है। तो ये उनका रॉ मटेरियल स्थूल भूत है। तो जब रॉ मटेरियल स्थूल भूत है तो ये संसर्ग से आने वाली कोई बात ही नहीं होती है। और हमें समस्या ये आती है कि हम रॉ मटेरियल को इसको न मान करके दोनों को कभी इसमें रहते हैं, कभी उसमें चले जाते हैं, कभी उसमें से इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, अब स्पष्ट हो गया आपको? जी नहीं, वो तो ठीक है स्वामी जी। तो मान लिया हमने यहाँ स्थूल भूत की बात कर रहे हैं, अगर लेकिन ये तो हम इसको तो नहीं नकार सकते ना, स्थूल भूत उन 5 सूक्ष्म भूतों से ही बने हैं। देखिए बात नकारने की नहीं है ना, मेरा अपना एक विषय होता है ना। अब इस बात को नकारने की कोई बात ही नहीं हो रही, उसको लेने का मतलब, इसका मतलब मेरा कोई सिद्धांत अभी नहीं रखा। मैं इतना ही रख कर कि इसके आगे की बात करना चाहता हूं, मैं पीछे की बात नहीं करना चाहता हूं। पीछे को आप कर लो ना, आपने कर ही लिया। वैश्य अपने योग और सांख्यकार ने किया है, जब उनकी बात देखोगे तो उनमें आप चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसको कोई गलत नहीं मान रहे, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, हमारा इतना ही विषय है ना, तो उसी विषय में रहेंगे ना हम लोग। नहीं, यहाँ ये तो नहीं नकार रहे ना कि घड़ा मिट्टी से बना है, ये तो हम नहीं नकारते। ठीक है, उसने मिट्टी की बात नहीं करनी है, लेकिन वो कहे कि भी घड़े के अंदर पानी और मिट्टी से बना हुआ है ये घड़ा, तो हम उसको तो नहीं नकारेंगे ना, अगर घड़े की बात कर रहा है। लेकिन वो विषय आएगा तभी है ना, ऐसा कि आप उठा रहे हो ना उस विषय को, आप उठा रहे हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लेकिन यहां पर वो उस विषय को उठा ही नहीं रहा है ना। कोई विषय, कोई उस जी क्या तन्मात्राएं होती नहीं होती, ऐसा कई प्रश्न उठाए यहां पर। आप एक बात बताइए, क्या यहाँ तन्मात्राएं होती नहीं? प्रश्नकर्ता ने कहीं, आप अब तक हमने जो तीसरा अध्याय चल रहा है, क्या तन्मात्राओं की चर्चा की है? यहाँ पर तन्मात्राएं होती है, जो विषय ही नहीं है जिसका, उसको कोई उठा ही नहीं रहा है। हम उठा रहे, इसलिए हमको परेशानी हो रही है। जब वो विषय आएगा तो उसका समाधान कर सकता था वो, लेकिन वो विषय ही नहीं ला रहा है कोई, वो प्रश्न ही नहीं आ रहा है। प्रश्न तो इनके ऊपर आ रहा है और हम उठाने वाले हैं। हम दोनों को साथ में जोड़ करके सोच रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन जब जैसे आप गणित पढ़ा रहे हो तो आप लिटरेचर में क्यों जा रहे हो? भाई गणित में रहो,
अब क्या तो है सब। अब हम कहेंगे कि ऑरेंज रंग लाल और पीले से ऑरेंज रंग बनता है, और इन्होंने कहा कि ऑरेंज रंग इनकी एक अलग से ही आइडेंटिटी कर ली, कोई मिक्सचर नहीं है, स्टैंड अलोन है। ये तो असम्पशन तो गलत हो जाती है ना स्वामी जी, जब हमें पता है कि भाई स्थूल भूत में मिक्सचर है। देखिए फिर आप ट्रैक से उतर रहे हैं। जब ये जो बातें इन्होंने जो बताया है कि हमारे जो रॉ मटेरियल में वो चारों गुण हैं, तो हमको उस जेल को अपना करके उसके कारण से इसमें वो रस आया है, ये गलत है। क्योंकि उसके कारण से नहीं आ रहा। अगर उसके कारण है तो उसमें तो एक ही रस है, इसमें 6 रस कहाँ से आ गए? इसका समाधान करो। जल में एक ही रस है, यही तो ये सारे समाधान की कर चुके हैं ना। आप कहते हो जल से इसमें रस गुण आया है, उसके संसर्ग से आया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पृथ्वी में 6 रस है, उसमें एक ही रस है जल में। अगर उनके संसर्ग से आता तो इसमें भी एक होना चाहिए भाई। कारण में एक है तो कार्य में भी एक होना चाहिए, लेकिन कार्य में तो 6 रस है और कारण में एक ही रस है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे सभी के बारे में समझ लो ना। तो इसलिए वो तन्मात्राओं में जाओगे तो ये सारी समस्या आपको आएंगी। जी स्वामी जी। उसमें जाना ही नहीं। हमको केवल पृथ्वी यानी स्थूल भूतों को ही बेस बनाना है, उसके पीछे नहीं जाना है। उसके पीछे जाना है, हम सांख्य में जाएंगे। हम सांख्य में हम ए टू जेड में जाएंगे, वहां ये निर्धारण ही नहीं है। ए टू जेड में जाएंगे, वहां पर वो सब समाधान वहां पर होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब केवल न्याय वैशेषिक रखेंगे तो पीछे की बात नहीं करना चाहता, वो वहीं से एक सीमा बांध दिए, मैं इसके आगे आगे करूंगा। जी। जैसे बैंक में हम जाते हैं तो एक अपना उसका एक केबिन दिया हो, उसका यही काम है भाई, मेरे काम से आ जाओ। आप उस काम को करवाना चाहते हो उस टेबल पर जाइए, मेरे काम नहीं, वो मेरा नहीं जी। वो तो एक ही बैंक है, बैंक एक ही होगा जी, पर मेरा काम ही नहीं है। मेरे को तो सोचना ही नहीं वो क्या करते हैं, मेरे को कुछ नहीं देखना। मेरे को जो काम सौंपा गया मैं उतना ही देखूंगा, उतना ही करूंगा, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्वामी जी, बैंकर के 2+2 5 होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं, ये बात ही नहीं हो रही ना। 2+2 5 है, ऐसा कोई कही नहीं रहा है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मूल बेस है ना, वो बेस स्थूल भूत है। सूक्ष्म भूत होते नहीं, ये बोला नहीं है। होते हैं, ये भी नहीं बोला है। वो इतने ही लेकर के इसके आगे की बात कर रहा है। तो अब हम पीछे नहीं जा सकते। बेस एक बना करके चल रहे, पीछे नहीं। आप पीछे जाना है तो फिर वो न्याय वैशेषिक बात नहीं होगी, फिर वो सांख्य में जाइए। वो सांख्य में पीछे भी गया, आगे भी गया, सब में गया वो सब वहीं पर समझ लो। वहां पर आपको कोई वहां ये समस्या ही नहीं आएगी। तो हम तो कहेंगे स्वामी जी कि स्थूल भूत में हर एक पृथ्वी में भी, जल में भी सभी गुण होते हैं। सब में नहीं होते हैं ना, यही तो समस्या है। दिखाइए जल में वो सभी गुण जो पृथ्वी में गुण हैं। यहाँ ये नहीं मान रहे हैं, बट हम तो कहते हैं कि जल भी 5 भूतों से बना हुआ है। जिस जल की हम बात कर रहे हैं या जिस जल की यहाँ पे न्याय दर्शन में बात हो रही है, तो वो आपको दिखाना होगा ना। हम कब मना कर रहे हैं? वो आप दिखाइए। कार्य में गुण नहीं है, कार्य में गुण आप दिखा नहीं सकते, तो कारण में कहां से होंगे वहां पर? ये सिद्धांत रख, यही तो समझना है हमको। केवल कथन मात्र से काम नहीं चलेगा ना, हमको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, उसको सिद्ध भी करना होगा ना। यही तो कहना चाह रहे हैं। अगर जल के संसर्ग से पृथ्वी में रस आया, माना आपकी बात, तो जल में एक ही रस है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई रस नहीं, एक ही रस है। अब पृथ्वी में ये 6 रस कहां से आ गए? तो ये कहेंगे स्वामी जी कि जो कारण में है, कोई जरूरी नहीं है वो कार्य में आएगा। ये स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है। वो आप तो अब कार्य में दिखा रहे हो, तो जल भी तो कार्य है। जी जी।
जिस जल को आप, जल को भी तो कार्य के रूप में देख रहे हो ना, जल कार्य है गुरु स्वामी जी। जल भी कार्य मैं है। अगर अगर इस सब्जेक्ट से बाहर जाके करता हूँ, जल के अंदर 500 सूक्ष्म तत्व हैं, तो ये मेरा कहना होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि उसके मतलब फिर वहीं गए, सूक्ष्म तत्व में जाते ही वही समस्या आएगी। यानी आप तन्मात्राओं में जा रहे हैं। अब तन्मात्राओं में जा रहे हो तो फिर वो आप इस जिसका विषय ही नहीं है उसमें आप कैसे जा सकते, इसका समाधान करिए ना। वही स्टेटमेंट के जो कार्य में तो कारण के गुण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो कारण में है कार्य में जरूर होगा। ये हम ये नहीं कहना चाह रहे, ये हम नहीं कहना चाह रहे, लेकिन कारण में तो दिखाना होगा ना आपको, कारण में नहीं दिखा रहे हैं। जी जी, नहीं स्वामी जी, मैं अपनी एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ जी, जो कार्य में गुण, जो कारण में गुण है वो कोई जरूरी नहीं है कि कार्य में होंगे। क्या क्या नहीं, वो तो मैंने मान लिया, जो कारण में जितने गुण होंगे वो सब कार्य में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन होंगे लेकिन वो सब दिखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो आपको कहीं तो दिखाना होगा ना। आप ठीक है मेरे को नहीं दिखा रहे हैं, किसी को दिखाना पड़ेगा ना। कारण में तो दिखाई दे वो सारे, वो कारण में भी नहीं दिख रहे हैं, कार्य में नहीं आ रहे, मान लिया, लेकिन कारण में भी तो होने चाहिए ना, वो कारण में भी नहीं है ना। जी, वो कारण में नहीं है, यही तो समस्या आ रही है ना यहाँ पर। तो यही तो कह रहे हैं कि जो कारण में नहीं है तो कार्य में नहीं आएंगे, कारण में होंगे तो कार्य में आएंगे। कारण में होना जरूरी है। अगर कारण में नहीं है और कार्य में आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी जी, ये यहाँ थोड़ा सा हटके बात स्वामी जी इसी सब्जेक्ट पे जी, अपनी क्लैरिटी के लिए। तो मतलब हम सब की बात करते हैं इंद्रियों की, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा की जी, और उसका कुछ न किसी तरह आभास भी होता है, नहीं ना कि सिर्फ शास्त्रों में लिखा है। लेकिन जो ये 5 सूक्ष्म तत्व की बात करते हैं हम, आकाश, वायु, इसका हमें कभी परसीव नहीं होते। सिर्फ शास्त्रों में जो लिखा है उसके गुण, कर्म, स्वभाव, वही हम उसको बस मानना ही पड़ता है, ऐसा है नहीं? हाँ ऐसा है ना, क्योंकि कार्य दिख रहे हैं तो उसका कारण तो होंगे। कार्य भले कारणों का हमें आभास नहीं हो रहा है, तो कार्य तो दिख रहे हैं ना, कार्यों के आधार पर ही तो उसका अनुमान हम कर रहे हैं। अब सत्वर स्तंभ का आभास ही नहीं होता है हमको, लेकिन सत्वर स्तंभ के कारण से ही बुद्धि का आभास हो रहा है ना, बुद्धि का आभास, महातत्व का आभास हो रहा है, इसलिए सत्वर स्तंभ है। लेकिन सत्वर स्तंभ का कोई आभास नहीं हो रहा है हमको, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर तन्मात्राओं का आभास नहीं हो रहा है, लेकिन उससे बने हुए पंचमहाभूतों का आभास तो हो रहा है, तो उससे अनुमान होगा कि तन्मात्राएं भी हैं, ऐसा। जी, मतलब एक तन्मात्रा का इसका ये गुण इसमें आ गया, ऐसा मतलब ऐसा आभास की बात कर रहा था। नहीं, ऐसा आभास कैसे होगा? ऐसा आभास नहीं होगा ना। ऐसे क्या आपको सत्वर स्तंभ का गुण बुद्धि में आए, ये आभास होता है क्या? जी, नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। जी जी, किसी का नहीं होता। वो तो आपको मतलब हमें वो प्रत्यक्ष करना होगा समाधि लगा करके, तभी होगा आभास। जी स्वामी जी, जी जी, जी। जैसे हम लोग जैसे कोई भी क्रिएटर किसी चीज को बना रहा होता है, जैसे मान लो माँ हलवा बना रही है, खीर बना रही है, तो पता लगता होता, देखो ये दूध इस खीर में आ गया है, ठीक है ना, ये जो केसर डाला है ये खीर में आ गया है, हमको पता लगता है, वो देख रहे होते प्रत्यक्ष, ठीक है ना। और नहीं देखा है तो अनुमान ही करेंगे। वहां पर खीर को बनाते हुए हमने नहीं देखा, खीर में क्या क्या डालते हैं ये नहीं देखा, कुछ नहीं पता हमको, कभी नहीं देखा खीर को बना, बस खाए, तो आप अनुमान ही करेंगे इसमें ये डाला होगा, क्योंकि उनको तो प्रत्यक्ष तो आपने देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। जो देख रहे हो वो तो कार्य है, कारणों को देखा नहीं आपने, एक बार भी नहीं देखा। ऐसे कितने लोग होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि ये इसके जो रॉ मटेरियल उसको देखा ही नहीं उन्होंने, लेकिन खाया बहुत है।
सुना है, पढ़ा होगा, सब कुछ है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देखा, तो उसका अनुमान ही करेंगे। तो ऐसे ही हर चीज का हम जरूरी नहीं है उसको हमने देखा ही है तभी होगा, बिना देखे भी बहुत सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं ना। जी स्वामी जी। कितनी चीजें जो सुबह उठने से लेके के रात्रि में सोने तक इतनी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनमें से बहुत ही कम 1, 2, 3, 4, 5% ही वस्तुओं को हमको बनाते हुए देखा होगा, बाकी सब अनुमान से ही समझते हैं। जी 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 धन्यवाद जी। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ये इसमें 2 जगह गृहत गृहत लिखा, गृहते कर देगी। नहीं, वो संधियों के कारण से वो मात्रा हट जाती है। अच्छा जी, ठीक हाँ, है। वो संधियों के कहीं कहीं पूरा है तो वो वहाँ संधि लागू नहीं हो रही इसलिए पूरा दिखता है, और जहाँ संधि लागू होती है तो वो फिर हट जाता है। जी तो यहाँ दोनों जगह हटा हुआ है जी, गृहत गृहत ही है जी। वो गृहत नहीं कहो, गृहता पूरा तकार है। गृहता हाँ गृहता, ठीक हाँ, है जी। तो उसके आगे इति में इकार है ना। ठीक है जी। अब इति में इकार है तो इति में इकार है तो आगे इकार आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, तो इसलिए वो संधि के कारण से हट जाता है। दूसरी जगह पर भी इति है, ठीक है ना। लेकिन कहीं जैसे प्रत्यक्ष तो गृह्यते पर वहाँ कामा आ गया, कौमा आते ही वो विराम हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है, फिर नया शब्द आप्यम ऐसा शुरू हो रहा है। अगर कौमा को हटाएंगे तो वहां पर भी गृह्यता बनेगा। तो ये सब संधियों के कारण से होता है। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। जी जैसे आप इनको बता रहे थे कि वे किसी ने खीर नहीं खाई, हाँ तो उसको प्रत्यक्ष सिर्फ खाई है, प्रत्यक्ष होता देखा नहीं। लेकिन अगर वो घर में रहता है, चीजें हैं उसको पता, तो जबान पे आते पता चल जाता है। जब हम खाते हैं तो हमारी जीभ उस रस को बता देती है कि इसमें दूध भी है, चावल भी है, इसमें इलायची भी है, इसमें ड्राई फ्रूट भी है, वो तो जीभ हमारी बताती है। नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं है ना। जी मैं कब कह रहा हूं कि मैं कब कह रहा हूं कि ये खीर में वहां पर इसमें दूध भी ये है, इसमें ये भी है, वो भी ये है, वो तो है, पर वो कार्य है, कारणों को नहीं देखा। कारणों का तो अनुमान ही करोगे आप, कार्य का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका मैं कब निषेध कर रहा हूं। जी हाँ कार्य का प्रत्यक्ष है लेकिन कारण का प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, कभी देखा ही नहीं ना आपने, अलग से दूध को नहीं देखा, अलग से आपने बादाम को नहीं देखा, केसर को नहीं देखा, अलग से देखा नहीं है, बस उसके कार्य को देखा है। मैं वो बात हो रहा है। जी 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 अब कोई दिमाग खराब करना हो, नहीं जी दूध को तो कभी तो देखा होगा, अरे देखा नहीं है उस बात को सामने रखो। कभी नहीं देखा दूध को, पर दूध की बनी हुई चीजें खा रहा हूं, उस स्थिति में आप देखो कि क्या है, ठीक है ना। बात समझने का प्रयत्न करना है, इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिन चीजों को हमने देखा ही नहीं है, बस खा तो जरूर रहे हैं, ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जिनको हम देखे नहीं होते लेकिन खा रहे होते हैं, उससे पता लग रहा है ये है, ये सुना है और पता है ये है, लेकिन वो उनके कारण के रूप में वो जो होता है, कार्य के रूप में तो हम देख ही रहे हैं, कारण के रूप में जो होता है उसको कभी देखा नहीं है, तो उसका अनुमान ही तो करेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बस उतने अंश में आपको रहना। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ये जो जल है पृथ्वी में भरा रहता है, उस जल को हम अलग मानेंगे या पृथ्वी का जल मानेंगे? ऐसा है, पृथ्वी को खोदने पर हमें जल मिलता है। ऐसा है, दोनों का नाम जल रखा है, दोनों में एक रूपता है, दोनों का नाम सेम रखा है क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, बस इतना अंतर है। एक ना दिखने वाला है, एक दिखने वाला है।
और दिखने वाला है वो पांचों से मिलकर के बना है, लेकिन उसमें जल की मात्रा अत्यधिक होने से उसका नाम भी जल रख दिया है। जी। ऐसा मानेंगे तो ही समाधान होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आगे आपको पता लगेगा, आप भी पढ़ेंगे कि आखिर जब ऐसा है तो जब चार है तो चारों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है उसी इंद्रिय से, तो वहां पर आपको समाधान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। यच्च उक्तम, जो प्रश्नकर्ता ने कहा था, विष्टम ही अपरम परेन इति, जो सूत्र के माध्यम से बोला है ना, 66वें सूत्र के माध्यम से उसने बोला था विष्टम ही अपरम परेन, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र था। उसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं कि तुमने ये जो कहा था विष्टम ही अपरम परेन, ये जो संसर्ग होता है, ये जो संबद्ध हो रहा है, पूर्व का पर वाले के साथ जो जुड़ना होता है, वो जो जुड़ना है ये आज नहीं जुड़ रहा है। भूत सृष्टो वेदितव्यम, जब भूत बने थे उस समय जुड़े थे, न सांप्रतम, आजकल नहीं हो रहा है। ऐसा तुमने जो कहा था, ये उसकी बात को दोहराए, यहां पर दोहरा के कहते हैं नियम कारण अभावात अयुक्तम। कहते हैं कि ये भूतों की सृष्टि में ही जुड़े हैं, आज नहीं जुड़ते हैं, इसका कोई नियम ना होने से तुम्हारा ये कथन अनुचित है। दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेन विष्टम इति, आजकल भी एक दूसरे से मिलता हुआ हम देखते हैं, भले उन मूल कारणों का हम ना देखें, लेकिन जिसको हम वायु के रूप में या अग्नि के रूप में जिसको भी समझते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो मिलते हुए देखते हैं हम। दृष्टम च सांप्रतम, देखा जाता है, सांप्रतम का मतलब है आजकल, आजकल भी ये देखा जाता है कि परेन विष्टम इति, एक दूसरे के साथ मिला हुआ देखा जाता है। जैसे वायुना च विष्टम तेज इति, तेज जो है, अग्नि जो है, वायु के साथ संश्लिष्ट होता हुआ हम प्रत्यक्ष देखते हैं आज। ये विष्टम क्या होता है? तो कह रहे हैं विष्टत्वम संयोगः, ये विष्टत्व या विष्टम जो है संयोग को कहते हैं। सच द्वयोः समानः, सच ये जो संयोग है, द्वयो समान, दोनों में एक जैसा ही है। वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजः, चाहे वायु के साथ अग्नि जुड़ जाए तो स्पर्शवत् तेजः, तेज में जो है स्पर्श आ जाता है, क्योंकि वायु के कारण से आपने कहा है। न तो तेजसा विष्टत्वाद रूपवान वायु इति, जब अग्नि जाकर के वायु के साथ जुड़ जाती है तो वायु रूप वाली नहीं बन रही है, लेकिन वायु आकर के अग्नि के साथ जुड़ जाती है तब अग्नि स्पर्श वाली बन रही है। इसमें क्या नियम है? और नियम कारणम नास्ति, और इसमें नहीं, इसका रूप नहीं दिखाई देगा और इसमें तो स्पर्श दिखाई देगा, ऐसा कोई नियम आपके पास नहीं है। दृष्टम च, हाँ ये तो जरूर देखा जाता, और ऊपर से देखो, मैक बंद करिएगा, ये तो देखा जाता है तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य। कौन है आप में से जो मैक बंद नहीं किया है? व्यवधान मत उत्पन्न करिएगा। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो सभी लोग अपने माइक पर दृष्टि डालेंगे तो पता लग जाता है मेरा माइक बंद है या नहीं है। अगर मेरे को दिख रहा होता तो मैं स्वयं बता देते को, आपका नहीं, क्योंकि यहाँ जितने सारे लोग दिखते नहीं है ना, आप इतने लोग जुड़े हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन की एक सीमा होती है, वो सबको नहीं देख सकता मैं, याद रखना। जो मेरा लैपटॉप में जितना दिख सकता है ना, उतने लोग दिख सकते हैं। सारे जितने जुड़े हैं वो सब नहीं दिख सकते, उनका नाम मेरे को सामने आएंगे। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दृष्टम च तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणमिति। ये तो देखा जाता है कि अग्नि के स्पर्श से वायव्य स्पर्शस्य, अग्नि का जो तेज उष्ण स्पर्श है, जब वो वायु में मिल जाता है तो वायु का जो अनुष्ण अशीत स्पर्श है वो दब जाता है। ये तो देखा जाता है। ये तो उल्टा हो रहा है। वायु का स्पर्श अग्नि में आया है, जब उसका ही स्पर्श आया है अग्नि में, तो जब अग्नि जाकर के वायु के साथ जुड़ रही है तो उसी के कारण को ही वो दबा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। नचा तेनैव तस्य अभिभवति, अपने गुण से अपने आप को दबा दे, ये कैसे होता है? अपने गुण से अपने आप को दबा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई दूसरा आके दबा दे तो ये तो चल सकता है। मैं अपने आप को दबा रहा हूं, ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है दबने का। मैं हूं तो मैं प्रकट ही रहूंगा ना। मेरा स्वभाव नहीं है मेरे को दबाना है, दूसरा आके मेरे को दबा सकता है। ये इसका अभिप्राय है। उसी से उसी का दबना नहीं हो सकता। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि वायु, आप कहते हो वायु के स्पर्श ही अग्नि में आया है, तो फिर अग्नि जो उष्ण स्पर्श है, पहली बात तो वो अनुष्ण अशीत था वायु में, और वो स्पर्श इसमें आया तो ये भी अनुष्ण अशीत होना चाहिए, लेकिन ये उष्ण स्पर्श है। एक तो ये अंतर है। दूसरा, जब ये स्पर्श उसके साथ जाकर के मिलता है तो ये स्पर्श उसके स्पर्श को दबा रहा है, कारण के स्पर्श को ही कार्य स्पर्श दबा रहा है। उल्टा होना चाहिए कि कारण स्पर्श कार्य के स्पर्श को दबा दे। ये उल्टा हो रहा है। तो ये सब विसंगतियां नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो चारों गुण हैं वो पृथ्वी के ही है, क्योंकि पृथ्वी के कारणों में ही वो चारों गुण हैं, इसलिए पृथ्वी रूपी कार्य में वो गुण आए। ये इसका अभिप्राय है। ऐसे ही सब में समझ लेना। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी वो नहीं समझ आया कि कौन किसको दबा रहा, वायु का गुण अग्नि को कहाँ दबा रहा है? अग्नि का गुण तो नहीं दबता। नहीं, अग्नि का गुण वायु के गुण को दबा रहा है ना। वायु उष्ण हो जाती है इसलिए। हाँ, तो उसका अनुष्ण शीत स्पर्श आपको हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, आपको उष्ण स्पर्श ही हो रहा है ना, तो अनुष्ण अशीत स्पर्श दब गया। फिर स्वामी जी जो मुख्य होगा वो गौण को तो दबाएगा ना। मतलब मैं मुख्य हूं और आप आकर के मेरे में जुड़ करके मेरे को दबा रहे हो। नहीं नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय है अग्नि जैसे मुख्य है तो वो अपनी मुख्यता को ले रहेगा। वो आप पटरी से उतर रहे हो। आप मेरे पहले सुन लो, आप समझने का प्रयत्न करें। आप मिलने आए मेरे में, तो मिलने आ रहे हो ना मेरे में, तो आप मेरे में मिलने आकर के मेरे को ही दबा रहे हो, और आप कह रहे हो वो मिलने वाला मुख्य है। आप कैसे निर्धारण करते हो? मैं तो नहीं कह रहा हूं आप मेरे में आके मिलो, लेकिन आप आके मिल के मेरे को दबा रहे हो। मैंने आपको आश्रय दिया मेरे घर में और मेरे को आपने दबा के रख दिया। ऐसे नहीं हो सकता है ना। यह मुख्य गुण की बात नहीं है ना। वो अपने आप मुख्य है, मैं अपने आप मुख्य हूं। आप अपनी जगह पे रहो मुख्य, हमें क्या आपत्ति है? मैं अपनी जगह पर मुख्य हूं, और मेरे में आके आप मिल करके मेरे अस्तित्व को ही मिटा रहे हो, मेरे स्वभाव को ही आपने दबा दिया। ये हो रहा है। अगर आप कहते हो नहीं जी वो मेरा ही स्वभाव है, वो उष्णता, तो मेरे को अपने आप को मैं थोड़ा दबाऊंगा। दबाने वाला दूसरा होता है, अपने आप में मैं अपने आप को नहीं दबा सकता। मेरा स्वरूप ही प्रकट है, तब मैं वायु, इसलिए मेरा स्पर्श है, और आप आकर के मेरे स्पर्श को दबा रहे हो, ये नहीं हो सकता। यदि वो स्पर्श वायु से आया है तब की बात है।
और उससे आया नहीं, उसका अपना स्पर्श है उष्ण स्पर्श, तो दबा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये बात हो रही है। ठीक हो गया जी? जी धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, ये सूत्र पूरा हो गया जी। कहना चाहते हैं तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य न सर्वगुणानुपलब्धे इति चोदितम समाधीयते। तो तदेवं, इस प्रकार से, न्याय विरुद्धम प्रवादम, ये जितनी भी बातें प्रश्नकर्ता ने प्रस्तुत किए सब न्याय के विरुद्ध हैं, अर्थात न्याय सिद्धांत के विरुद्ध बातें, और उन सब विरुद्ध बातों को प्रतिषिध्या, उन सब का खंडन कर दिया। और न सर्वगुणानुपलब्धे, ये जो बात कही गई है 64वें सूत्र में, न सर्वगुणानुपलब्धे इति चोदितम, ऐसा जो बात कही थी वहां पर, उसका समाधीयते, उसका समाधान कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने ये बात कही थी, अगर उसी के चारों गुण हैं तो क्यों उस ज्ञानेंद्रिय से वो चारों गुण उपलब्ध नहीं होते? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। बात स्पष्ट हो? पृथ्वी के 4 गुण हैं और पृथ्वी ही से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई है। तो जब पृथ्वी के चारों गुण हैं तो पृथ्वी से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो गए, तो उस ज्ञानेंद्रिय से वो चारों गुण उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन होता एक ही गुण उपलब्ध, इसलिए तो उसने कहा सर्वगुणानुपलब्ध है। अब उसका समाधान सिद्धांती यहां कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को? समाधान ये है, पूर्व गुणोत्कर्षात् तत्तत् प्रधानम। अब ये सिद्धांती कहते हैं पूर्व गुण उत्कर्षात् तत्तत् प्रधानम, वो मुख्य होता है। इसका अर्थ है जैसे पृथ्वी के अंदर 4 गुण हैं। 4 गुण कौन से हैं? तो कहते हैं गंध है, रस है, रूप है और स्पर्श है। तो इन चारों में जो सबसे पूर्व है वो है गंध। तो गंध की प्रधानता है। ये प्रधान मतलब गंध जो है उत्कर्ष है। वहां पर उत्कर्ष का मतलब होता है अधिक मात्रा में है। पृथ्वी में गंध की मात्रा सर्वाधिक है। उत्कर्ष का मतलब यह है मात्रा, बहुतायत। तो पूर्व गुण उत्कर्षात्, उत्कर्ष का मतलब है अधिक होना। अब मेरी ओर देखेंगे एक बार, आप श्रेष्ठ हो या भगवान श्रेष्ठ है? भगवान श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का मतलब समझाइए। आत्मा में ज्ञान गुण है और परमात्मा में भी ज्ञान गुण है, और आपका ज्ञान थोड़ा सा है और परमात्मा का ज्यादा है। तो मात्रा कितनी है? बहुत है। यह है उत्कर्षता। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? यह उत्कर्षता। तो कह रहे हैं पूर्व गुण उत्कर्षात्, पहला गुण जो है उत्कर्ष है, अत्यधिक है। यानी पृथ्वी में गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, लेकिन गंध की मात्रा इतनी अधिक है तो इसलिए उसकी मुख्यता है। तत्तत् प्रधानम, उसी की मुख्यता है। बाकी है लेकिन वो गौण है। सभी मुख्य नहीं हो सकते, याद रखना। एक ही मुख्य होगा। और मुख्य कौन होगा? जिसकी मात्रा अधिक है। जब आप कहते हैं ना इसकी तासीर ठंडी है जी, इसकी तासीर शीत है, क्यों है जी? मतलब उसमें गर्मी नहीं है क्या? इसकी तासीर में गर्म नहीं है, पर इसको ठंडी क्यों बोल रहे हो? ठंडी चीज है जी, क्योंकि उस चीज की उत्कर्षता है, अर्थात उसकी मात्रा सर्वाधिक है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी का बोलबाला होता है, यानी उसी की मुख्यता होती, वही दिखता है। बाकी वो दबाव पीछे पीछे रहता है। वो कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो कह रहे हैं पूर्व गुण जो है ना, जो पृथ्वी में 4 गुणों में जो पहला गुण है गंध, उसकी उत्कर्षता होने से उसी की प्रधानता है। जल में रस की उत्कर्षता होने से रस की ही प्रधानता है। ऐसे ही अग्नि में
रूप की उत्कर्षता होने से रूप की प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। अब पृथ्वी में 4 गुण हैं, पृथ्वी में 4 गुण हैं, तो चारों गुण एक जैसे नहीं है। गंध गुण सर्वाधिक है। अब जब गंध गुण सर्वाधिक है तो बाकी गुण कम मात्रा में होंगे, क्वांटिटी की दृष्टि से कम मात्रा में होंगे, तो उसकी उत्कर्षता अधिक है, यानी उसकी मात्रा अधिक है, उसकी गुणवत्ता सर्वाधिक है। तो जिसकी गुणवत्ता सर्वाधिक होती है वही मुख्य होता है, उसी की मुख्यता होती है, इसलिए तत्त प्रधानम, वो प्रधान है। और जो प्रधान होता है उसी का वो ग्रहण करता है, वो इंद्रिय यह ग्रहण करती है, इसलिए वो बाकियों का ग्रहण नहीं करती है। अब दूसरी बात समझ लीजिए यहीं पर, जब हम जल में जाएंगे तो जल में रस की प्रधानता है, और उस जल से बनी हुई जो रसना इंद्रिय है वो रस को ग्रहण करती है। स्पष्ट हो रहा है? और जब हम अग्नि में आ जाएंगे तो अग्नि में रूप की उत्कर्षता है, और उससे बनी हुई नेत्रेंद्रिय में वो उसी रूप को ग्रहण करती है नेत्रेंद्रिय, वो स्पर्श को ग्रहण करेगी नहीं, क्योंकि जिसकी प्रधानता है उसी को पकड़ती है, गौण को नहीं पकड़ती है। गौण को दूसरा पकड़ने वाला है। जब दूसरा पकड़ने, मेरे को पता है आप उनसे बात कर रहे हो तो मैं मुख्य आदमी से बात करूंगा ना, गौण से क्यों बात करूंगा? मैं प्रधानमंत्री से मेरे डायरेक्ट कनेक्शन है तो मैं उन्हीं से बात करूंगा ना, एमपी से क्यों करूंगा? एमपी से आप कर लेना। तो मुख्य चीज जो होती है, जिसकी उत्कर्षता होती है, जिसकी श्रेष्ठता इसी आधार पर है, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता। ठीक है जी। तो जिसकी अधिक मात्रा है, अधिक गुणवत्ता है, तो उसकी प्रधानता होती है, तो जो प्रधान होता है उसी के साथ में वो इंद्रिय जुड़ती है, उसी का ग्रहण कराती है। ऐसे हर चीज में हर चीज की अलग अलग प्रधानता है, तो उसको वो वैसे ही ग्रहण होता है। और भी चीज़ों को आप देखेंगे, आप वृक्षों को देखिए, आप फलों को देखिए, सब्जियों को देखिएगा, अलग अलग चीज़ों की देखिए। अब उसमें जो गुण मुख्य होता है उसी को हम ग्रहण करते हैं, वही दिखता है, वही उसी का बोलबाल होता है, बाकी सब ऐसे पड़े रहते हैं गौण रूप में। ऐसा हर चीज में होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, पूर्व गुण उत्कर्षात, इन चारों में पहला गुण उत्कृष्ट होने से तत्त प्रधानम, जिसकी उत्कर्षता होती है तत्त उसी की प्रधानता होती है। ये सूत्रार्थ है। तस्मात् न सर्व गुणोपलब्धि, इसलिए सारे गुणों की उपलब्धि एक ही इंद्रिय से नहीं होती है। घ्राणादि नाम पूर्वम गंधादेर गुणस्य उत्कर्षात् तत्तद प्रधानम, भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। घ्राणादि नाम इंद्रियानाम, ये जो घ्राणादि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में पूर्वम पहले वाला, अर्थात गंधादि जो गुण हैं, उन गुणों की उत्कर्षता होने से तत्त प्रधानम, जिसकी उत्कर्षता है उसकी प्रधानता है। वहां पर का प्रधानता किसको कह रहे हैं आप? तो कहते हैं विषय ग्राहकत्वम, विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य, यही प्रधानता है। मतलब जिसको ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है वही मुख्य है, इसलिए तो ग्रहण कर रहा है। तो उस विषय को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, यही प्रधानता है, यही मुख्यता है। फिर कह रहे को गुणोत्कर्षा, ये उत्कर्ष क्या होता है? तो कहते अभिव्यक्तो समर्थत्वम, प्रकट होने में समर्थ होना, जो प्रकट होने का सामर्थ्य, यही उत्कर्षता है। जो प्रकट हो रहा है, जो अभिव्यक्त हो रहा है, मतलब जिस इंद्रिय से जो अभिव्यक्त हो रहा है, अब चारों के होते हुए, अब मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, पृथ्वी में चारों गुणों के होते हुए ज्ञानेन्द्रिय से गंध ही अभिव्यक्त हो रही है, इसका मतलब है उसी की प्रधानता है। कोई किसी को कैच कर रहा होता है, वो अपने निकट को ही कैच करेगा ना, दूर को क्यों करेगा? अपने पास को। तो जिसकी उत्कर्षता है, जिसकी मात्रा अधिक है, वो ही आगे आगे रहता है, तो उसी को ग्रहण करेगा।
और जो मुख्य होता है वही आगे रहता है, गौण तो पीछे रहते हैं जी। आप व्यवहार में भी देख सकते हो, किसी के साथ देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं उत्कर्षता जो है अभिव्यक्तो समर्थत्वम उत्कर्षता, अभिव्यक्ति में जो समर्थ है, प्रकट होने में जो समर्थ है, यही उसकी उत्कर्षता है। और प्रधानता विषय ग्राहकत्व, विषय को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य, यही प्रधानता है। यथा, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। बाह्यानां पार्थिव आप्य तेजसानां द्रव्यानां चतुर्गुणा त्रिगुणादि त्रिगुण द्विगुणानां न सर्वगुण व्यंजकत्व। यथा, जैसे बाह्यानां पार्थिव आप्य तेजसानां, जो बाहर के जो हमको पदार्थ दिखते हैं, कोई सेव है, कोई सब्जी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग अलग वस्तु हैं। तो जो बाह्य पदार्थ हैं, कोई पार्थिव द्रव्य है, कोई जलीय द्रव्य है, ठीक है ना, हाँ, कोई आग्नेय द्रव्य है, उनमें 4 गुण, 3 गुण, 2 गुण होते हुए भी न सर्वगुण व्यंजकत्व, वो सारे गुण प्रकट नहीं होते। जिसमें गंध की अधिक मात्रा है तो वही प्रकट हो रहा होता है, जिसमें रस की मात्रा अधिक है तो वही प्रकट हो रहा होता है, जिसमें रूप की अधिक मात्रा है वही प्रकट हो रहा होता है। क्यों? उत्कर्षात् तु यथाक्रमम गंधरस रूप व्यंजकत्व, जिसकी उत्कर्षता होती है वही प्रकट हो रहा होता है, बाकी दबे हुए रहते हैं वहां पर। हाँ जी, गर्मियों में घर के अंदर खरबूजे रखे हैं, पके हुए, समझ रहे हैं ना आप लोग? फ्रिज में नहीं रखे, बाहर रखे ओपन में। उसकी जो महक आती होती ना खरबूजों की, या अमरूद रखे हैं, बहुत तेज आती है ना। सबसे पहले उसके गंध को आप सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं। जो मुख्य होता है वही प्रकट हो रहा होता है। अब जो मुख्य है वही सामने आ रहा है, तो वो इंद्रिय जो है उसी को पकड़ेगी, और उसको पकड़ लिया, उसका काम समाप्त। नहीं, जो दूसरे को भी पकड़े, अरे दूसरे के लिए दूसरी इंद्रिय है ना, तीसरे के लिए तीसरी इंद्रिय है, उसी को क्यों पकड़ रही है वो इंद्रिय? क्योंकि उसकी उत्कर्षता है वहां पर, यही कहना चाह रहे हैं। और उत्कर्षता उसकी है तो इसलिए वो प्रधान है, वो मुख्य है, और जो मुख्य है उसी को पकड़ लिया, बात उसका काम पूरा हो गया। और जिसमें जिसकी मुख्यता, किसी में रस की मुख्यता होती है। अब आप रस वाली चीज आपके सामने रखते, कोई ऐसी चीज रस, और उसको जैसे आप मुंह में रखेंगे, चखेंगे, वो रस को ही वो पकड़ता है। उसमें गंध, आप गंध तो कोई, अरे गंध समझ में, अरे रस देखो कितना बढ़िया रस आ रहा है, ठीक है ना। और किसी में तो रूप की मुख्यता होती है, उसको देखो तो रूप है। अब कोई सुंदर रूप, बहुत बढ़िया सुंदर रूप आपको आंखों से दिख रहा है, वही मुख्य है, उसी को पकड़ रहा है। नहीं जी, उसके अंदर रस भी है, अरे रस होगा तो होगा, मेरे को रूप ही दिख रहा है तो उसी को देख लिया, बस हो गए। ऐसा तो जिस गुण की उत्कर्षता होती है वो इंद्रिय उसी को ग्रहण करती है, और वही मुख्य होता है, इसलिए वो उसको ग्रहण करती। ये इसका अभिप्राय, इसका उत्तर दिया है। बाकी बातें हम आगे करेंगे जी, सूत्र को पूरा करेंगे बाद में। ओम शांति शांति शांति।